राज्य की परिभाषा, क्योंकि मौलिक अधिकार में हर जगह ये कहा गया कि राज्य भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, राज्य भी ये नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि राज्य कौन है, क्या राज्य में आता है, इसको जानना। ठीक है, नोट करिए। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं। कौन कौन से निकाय, पहले लिखिए। भारत की सरकार एवं संसद, दूसरा लिखिए सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल। तीसरा लिखिए सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथा लिखिए अन्य प्राधिकारी। बात आई समझ में? राज्य की परिभाषा में कौन कौन सम्मिलित है? तो देखो, हम बनाते हैं ना सरकार, और सरकार के कितने अंग बनाते हैं? कौन कौन से? ठीक है, गुड। अब हमारे यहाँ प्रचलित तौर पर कितने तरह की सरकार है? 3 तरह की। तो विधायिका हो जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका हो जाएगी प्रेसिडेंट प्लस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ हो जाएगी विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर प्लस सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान आ रहा है? और यहाँ पे स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। तो भारत की सरकार ये हो गई और संसद ये हो गई। भारत की सरकार एवं संसद। सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल ये हो गया और ये हो गया। सभी स्थानीय प्राधिकारी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। कोई भी मॉडल हो, शहरी हो, पंचायती हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, अर्बन हो, सब इसमें आ जाएंगे। कैंटोनमेंट हो। क्लियर हो गया? अब समस्या ही अन्य प्राधिकारी कौन है, और किसी के एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, और सारा क्लियर है? ठीक है, चलिए लिखिए। लिख लीजिए स्थानीय प्राधिकारी। उन सभी व्यक्तियों से इसका अर्थ लिया जाता है, उन सभी व्यक्तियों से इसका अर्थ लिया जाता है जिन्हें कोई विधि बनाने अथवा आदेश
या अधिसूचना जारी करने, विधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने और लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। और लागू करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि। जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, ग्राम पंचायतें, जिला बोर्ड इत्यादि। अब लिखिए अन्य प्राधिकारी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कसौटियां तैयार की हैं। पहला, निकाय वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में हो, निर्धारित की हैं। जैसे निकाय वित्तीय रूप से सरकारी नियंत्रण में हो, या राज्य से प्रभावी वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। सरकार के नियंत्रण में हो, अथवा राज्य से प्रभावी रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। दूसरा, निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक महत्व के हों। किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक महत्व के हों। तीसरा, महत्व के हों। निकाय पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण हो। निकाय पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण हो। अगला, क्या उस निकाय को राज्य से कोई कार्य दिए गए हैं? कोई कार्य दिए गए हैं। और आखिरी लिख लीजिए, उस निकाय को कोई ऐसा एकाधिकार प्राप्त है जो राज्य द्वारा, कोई ऐसा एकाधिकार प्राप्त है जो राज्य द्वारा संरक्षित है। लाइन चेंज करके, ऐसे निकायों को अन्य प्राधिकारी में रखा जाता है। जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम, ओएनजीसी, खाद्य निगम, ओएनजीसी इत्यादि। ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा में भारत सरकार एवं संसद, राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल, लोकल प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी को लेके क्लियर नहीं है, तो अन्य प्राधिकारी जिसे राज्य से वित्तीय सहायता मिलती हो, राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में हो, कुछ कार्य का एकाधिकार दिया गया हो, ऐसी सभी संस्थाओं को हम किस में रखेंगे? अन्य प्राधिकारी में रखेंगे। जैसे सेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब किस में आ जाएंगे? अन्य प्राधिकारी में आ जाएंगे। ये पूरी तरह सरकारी नहीं है, लेकिन सरकारी नियंत्रण में है, या सरकार का पैसा लगा हुआ है। और इनसे अगर कोई भी, तो इनको मिला के हम क्या कहते हैं?
राज्य कहते हैं। इसकी परिभाषा क्यों दी गई है? क्योंकि राज्य भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करे, कोई राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता, कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। यही समझना है, इसलिए इसको स्पष्ट किया गया। यानी कि यहाँ राज्य को एक विधिक संरचना दी गई है। जैसे बार बार लिख रहे हैं ना कि केशवानंद भारती वर्सेज केरला राज्य, गोलकनाथ बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ। तो ये कौन है? ये राज्य है, यानी कि ये मुकदमा राज्य के खिलाफ है। जैसे आप हमारे खिलाफ भी मुकदमा कर सकती हैं और झारखंड सरकार के खिलाफ भी मुकदमा कर सकती हैं। तो झारखंड सरकार के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार आपको कहां से मिल रहा है? राज्य की परिभाषा से। आई बात समझ में? अब आइए अनुच्छेद 13। जैसे कि सरकार का कोई कार्य है और वो कोई प्राइवेट कंपनी को मिला है और वो लोग, अगर वो पैसा सरकार दे रही है तो उस समय अन्य प्राधिकारी में आएगा वो। हाँ, वही तो कहे कि राज्य द्वारा मोनोपोली हो और संरक्षित हो, कोई एक अधिकार दिया गया है। अब अगर मैं राज्य हूँ, मैं सरकार हूँ, मैं आपको कोई काम दूँ एक प्राइवेट एजेंसी को, जैसे आजकल वो टाटा कंसल्टेंसी करा रही है परीक्षाएं, तो वो भी अन्य प्राधिकारी में आ गया। अनुच्छेद 13। अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक, क्योंकि यह न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देती है। इस अनुच्छेद के 4 खंड हैं। लिखिए, संविधान पूर्व विधियां। और उसको एक्सप्लेन करिए। समझ में आया? यहां तक लिख लिए। अब जैसे देखो, न्यायिक पुनरावलोकन क्या समझना, ये बनाए सरकार के बनाए 3 अंग, इसीलिए शुरुआत में सब समझाए थे आप लोगों को। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है विधि निर्माण,
कार्यपालिका का काम है विधि को लागू करना और न्यायपालिका का काम है विधि की व्याख्या करना और जांच करना। तो कानून कौन बना रहा है? संसद। और उसकी जांच कौन कर रहा है? न्यायपालिका। इसी शक्ति को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यह सरकार शक्ति प्राप्त करती है संविधान से, और संविधान में इन तीनों अंगों के शक्ति कार्यों का वर्णन किया गया। तो 13 क्या कह दिया? अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा। अन्य विधि कौन बनाएगा? विधायिका। तो विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जिससे लोगों का मौलिक अधिकार प्रभावित हो, तो कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की क्या करेगी? जांच करेगी। और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी। उस सीमा तक शून्य घोषित करेगी जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसमें 4 क्लॉज है। पहला क्लॉज है संविधान पूर्व की विधियां। नोट करिए। इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी। भारत में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे। समझ में आया? देखो ऐसा है कि संविधान तो हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। कानून तो अंग्रेज थे तब से चले आ रहे हैं। जैसे आज आप जाकर पढ़िए आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1861, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। समझ में आ रहा है? तो कानून तो 100-150 साल पहले से लागू हो गए। तो ये कहा गया कि जो भी कानून भारत में लागू हैं, अगर वो कानून संसद के कानून का उल्लंघन करती हैं तो क्या होगा? वो कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए शून्य हो जाएंगी, भले पहले से लागू हो। क्लियर हो गया? दूसरा लिखिए 13(2) संविधान पश्चात की विधियां। संविधानोत्तर विधियां। ऐसी विधियां जो संविधान बनने के बाद लागू की जाएंगी। भाई संसद तो रोज कानून बना रही है। लिखिए, इसका संबंध संविधान पश्चात या संविधान के लागू होने के बाद बनने वाली विधियों से है।
बनने वाली विधियों से है। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो विधि उस मात्रा तक शून्य होगी करती है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक उल्लंघन करेगी। आर्टिकल 13 क्लॉज 3। विधि का अर्थ जो बार बार विधि कह रहे हैं, उस विधि का मतलब क्या है, लिख लीजिए। इस अनुच्छेद में विधि शब्द का अर्थ बताया गया है। विधि शब्द का अर्थ बताया गया है, जिसमें सभी अध्यादेश, आदेश, अध्यादेश, आदेश, जिसमें सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां तथा प्रथाएं सम्मिलित हैं। नोट करके लिखिए, नोट। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है विधि में सिर्फ अधिनियम ही नहीं, बल्कि ऐसी रूढ़ियां और प्रथाएं भी, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विधि में सिर्फ अधिनियम ही नहीं, बल्कि ऐसी रूढ़ियां और प्रथाएं भी सम्मिलित हैं और प्रथाएं सम्मिलित हैं जिनमें कानून का बल है। दूसरा पढ़ लिखिए। प्रथाएं सम्मिलित हैं जिनमें कानून का बल है। जैसे मान लो टेक्निकली शादी कौन सी सही है, जो कोर्ट में हो या कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड हो। क्या बोला है? कुछ तो बोले हो तुम, क्या बोला था ये? शादी कौन सी वैध है, जो या तो कोर्ट में हो या कोर्ट में रजिस्टर्ड हो। अब हमारे यहाँ शादी की कितनी प्रथाएं हैं, कहीं माला डाल के कर ले रहे हैं, कहीं कबूल है कर ले रहे हैं, कहीं आग जला के कर ले रहे हैं, कहीं रुमाल घुमा कर ले रहे हैं, कहीं पान का पत्ता से ढक के गोद में उठा कर ले रहे हैं। तो ये सब रूढ़ियाँ और प्रथाएं ही हैं ना, लेकिन ये सारी रूढ़ियाँ और प्रथाएं कानूनी बल रखती हैं, ये एक्सेप्टेबल है। तो ऐसी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं, उनको भी क्या माना जाएगा? कानून माना जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए। इसी में चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्पष्ट किया है। दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक आदेश भी विधि माने जाते हैं। तीसरा लिखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ,
ईसाई पर्सनल लॉ को विधि में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात संविधान का भाग 3 किसी पर्सनल लॉ को खारिज नहीं करता है। का भाग 3 किसी पर्सनल लॉ को खारिज नहीं करता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 अनुच्छेद 13 और 368 का संबंध। लोग क्या बोले, लिख दिए बेटा, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध। लिखिए, यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, इसे 24वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। चौबीसवें, अभी पीछे भी लिखवाए थे, इसे 24वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 13 की कोई बात इसके अनुसार अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 के तहत किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगी। जिसे केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने वैध घोषित किया है। न्यायालय ने वैध घोषित किया गया है। ठीक है। आशिका, आर्टिकल 1 to 4 सीमा में परिवर्तन। वन और 4 को कि 2 और 3 व्यवस्थित की जाएगी। 5 से 11 नीतीश, क्यों? अनुराधा, अनुच्छेद 5 से 11 ठीक है। जो आए उनको नागरिकता, गए उनका समाप्त। ठीक है। जो आए उनको नागरिकता। अब 9th पे आइए। जो कोई व्यक्ति भारत का जो स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता ले, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। 10 11वां संसद कानून बनाएगा नागरिकता पे।
अनुच्छेद 12 में क्या है मानती? 13 में सामने ही लिखा है, अन्य विधियों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। साथ साथ याद करते चले। अब 13 के हो गए 4 क्लॉज। पहला क्लॉज क्या है? संविधान पूर्व की भी कोई विधि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो शून्य होगी। कहाँ तक शून्य होगी? जिस मात्रा तक उल्लंघन करेगी। संविधान बनने के बाद अगर विधायिका कोई कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, वह भी शून्य होगी। कहाँ तक? जिस मात्रा तक उल्लंघन करे। क्लॉज 3 में क्या दिया गया? विधि की परिभाषा दिया गया है। सभी अध्यादेश, आदेश, बाई लॉ विधि में सम्मिलित है। इसमें ध्यान देना, इसमें कहीं संविधान संशोधन नहीं लिखा है। और 13(4) में क्या दिया है? अनुच्छेद 13 और 368 का संबंध। ठीक है। 13 क्या दिखाता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। और 368 क्या दिखाता है? संविधान संशोधन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय करेगा और संविधान संशोधन संसद करेगी। क्लियर हो गया? अब हेडिंग बना लीजिए। थोड़ा सा न्यायिक पुनरावलोकन पे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो हेडिंग बनाइए न्यायिक पुनरावलोकन। शून्य का मतलब जैसे कोई कानून बना, अब पूरे कानून का एक प्रावधान है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता, तो बाकी कानून लागू रहेगा, वो प्रावधान हट जाएगा। कुल मिला के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता, चाहे पूरे कानून को समाप्त करना पड़े। बात सही? क्लियर सबको? बस न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल रिव्यू हो गया? नोट करिए। न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में एक है। इसका अर्थ है सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। इसका अर्थ है यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के उपबंधों पारित कोई कानून संविधान के उपबंधों या संविधान की मूल भावना से असंगत है, या संविधान की मूल भावना से असंगत है, तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन पर घोषित करके उसके प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है। न्यायपालिका को यह शक्ति अनुच्छेद 13, 13, 32, 32 एवं 226, 226 अनुच्छेद 13, 32, 226 13, 32 और 226 के माध्यम से प्राप्त होती है। न्यायिक पुनरावलोकन का मूल संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है। का मूल संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है।
देखो, आपको बताए थे राजा कौन था जिसमें ये तीनों शक्तियां समाहित थी। लोकतंत्र में हमने इन तीनों शक्तियों को 3 भाग में कर दिया और क्या लिखा? शक्ति पृथक्करण। किसने दिया था? फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने। और पहली बार लागू हुआ यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, बना लीजिए इसको। फ्रांस का था दार्शनिक और लागू हुआ अमेरिका में। अरे भाई, लोकप्रियता होती है। जर्मनी का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स, लागू हुआ पहली बार रसिया में। गांधी तुम्हारा फ्रांस का दार्शनिक था। गांधी तुम्हारे आगे तो सिद्धांत पहली बार साउथ अफ्रीका में लगे। ठीक है, हो गया। अरे बेटा, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया। मॉन्टेस्क्यू। और इसे पहली बार अमेरिका में लागू किया गया। शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में यह जरूरी होता है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहें। में यह जरूरी होता है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे से अलग रहें। और साथ ही एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण करें। ऐसी व्यवस्था में प्रभावी नियंत्रण करें। ऐसी व्यवस्था में 2 तरह की विधियां होती हैं। एक साधारण विधि, दूसरा सामान्य विधि। अरे नहीं, एक सर्वोच्च विधि, दूसरा सामान्य विधि। सर्वोच्च विधि किसको कहते हैं? संविधान को कहते हैं। और साधारण विधि का किसको कहते हैं? विधायिका द्वारा। ऐसी व्यवस्था में 2 तरह के कानून होते हैं, सामान्य विधि और सर्वोच्च विधि। जिसमें साधारण विधियां संविधान के अनुसार बनाई जाती हैं। यदि विधायिका कोई ऐसी विधि बनाता है जो सर्वोच्च विधि का उल्लंघन करे, तो न्यायालय
उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, कहाँ छूट गया, पढ़िए। जो सर्वोच्च विधि का उल्लंघन करे तो न्यायालय उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है। अच्छा देखो, ये व्यवस्था चूंकि चली कहाँ से है, अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लागू हुई, तो जरा इस व्यवस्था को समझिए। लिखिए, अमेरिका के मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं थी। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करते समय इस शक्ति को अपनाया। इसे अमेरिकी न्यायाधीश जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल ने दिया। अब लिखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के अनुच्छेद 13, 32 और 226, 13, 32 to 26 घोषित तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को देते हैं। ठीक है, 1950 से 80 के दौरान इस शक्ति को लेकर 1950 से 80 के दौरान इस शक्ति को लेकर संसद और सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष हुआ। अंततः न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। जिसे संसद 368 के तहत भी संशोधन करके नहीं हटा सकती। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। टाइम हो गया है 23, 8 मिनट है, 7 मिनट। 14 से 18 बेटा, कल से लिखवा रहे हैं, कहाँ ध्यान है, दोहराते नहीं हैं आप लोग। कल देखिए चार्ट बनाइए, चार्ट बनाया है पहले मौलिक अधिकार का, उसमें लिखा है, पहला लिखा था 29, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18। अब ये 5 आर्टिकल हैं जो मिलके समानता का सिद्धांत स्थापित करते हैं। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। 15 है धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो आर्टिकल 14 हेडिंग बनाइए, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अगर आप गौर करेंगे तो 2 वाक्य हैं। लिखिए, हो गया? ऐसे ही लिख लीजिए। ये ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब हेडिंग बनाइए, विधि के समक्ष समानता। नोट करिए, यह एक प्रकार की नकारात्मक अभिव्यक्ति है। यह एक प्रकार की नकारात्मक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है कि कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का, कानून के सामने विभिन्न व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोग न्यायालय की अधिकारिता के भीतर आते हैं। न्यायालय के अधिकारिता के भीतर आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके, ब्रिटेन के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर डायसी ने विधि के शासन का सिद्धांत दिया।
विधि के शासन का सिद्धांत दिया, जिसके 3 मुख्य तत्व बताए। इसके 3 मुख्य तत्व बताए। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, एवं संविधान सामान्य विधियों का परिणाम। संविधान सामान्य विधियों का परिणाम। अब जरा गौर करना, समझाने की जरूरत है। विधि की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर कौन है? कानून है। विधि के समक्ष समानता, चाहे आप धर्म, जाति, रुपया, पैसा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति आपकी कुछ भी हो, कानून के सामने क्या है? बराबर है। कानून सर्वोच्च है और सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। ये एक्चुअली ब्रिटेन के संबंध में है, ठीक है, कि न्यायालय के व्याख्याओं के आधार पर संविधान बनता है। तो हमने संविधान लिखा है, तो अब नीचे लिख लीजिए। भारत में विधि के शासन की, भारत में विधि के शासन की पहली 2 विशेषताएं पूर्णतः लागू होती हैं। तीसरी विशेषता भारत में लागू नहीं होती, क्योंकि भारत में व्यक्तियों के अधिकार, क्योंकि भारत में व्यक्तियों के अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, न कि न्यायालय द्वारा। यहां न्यायालय यानी कि भारत में न्यायालय संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। अब दूसरी हेडिंग बनाइए, विधियों का समान संरक्षण। संरक्षण यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। संरक्षण शब्द के माध्यम से यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। संरक्षण शब्द के माध्यम से यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तक या प्रत्येक व्यक्ति की कानूनों तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। जिसका अर्थ है पूर्णतः समान नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों की
सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। समान नियम नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक स्थितियां अलग होती हैं। और आर्थिक स्थितियां अलग होती हैं। इसलिए कानून बनाते समय इन परिस्थितियों का ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन परिस्थितियों का ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समान कानून भी भेदभाव पैदा कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? अब इसको आगे डिस्कस कल करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मान लो ये तो समझ में आ गया, विधि के समान समानता, सीधी सी बात है, कानून के सामने सब लोग बराबर है, बात खत्म। अब जब यही बात है, शुरुआत किए थे क्लास की, जब कानून के सामने सब लोग बराबर है तो समाज में आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? गलत है ना? सिद्धांत का तो उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरा सिद्धांत आ जाता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक परिस्थितियां लोगों की अलग हैं। अब केवल महिला वर्ग ही प्रेग्नेंट हो सकता है, पुरुष वर्ग बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं ना। वो महिलाओं की एक विशेष स्थिति हो गई ना, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए, जो छूट मिलनी चाहिए, महिलाओं को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताइए। अगर एक जैसा कानून बना देंगे तो उल्लंघन नहीं हो जाएगा महिलाओं के आधार का? आधी आबादी ही बच्चा पैदा कर सकती है, आधी आबादी नहीं कर सकती है। और उसमें जो 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है वो क्रिटिकल होता है। उस टाइम पीरियड में महिला के साथ अलग बिहेवियर हो जाएगा, चिड़चिड़ी हो जाती है, पेट पे दर्द और तमाम तरह की समस्याएं। अब वहां पे आप कहिए कि नहीं, आप नौकरी करने आइए हमारे यहाँ, सब लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए दिया गया, प्रेगनेंसी लीव दी जाती है और वेतनिक दी जाती है, आपको वेतन भी मिलेगा। समझ में आया? अब मान लीजिए लंगड़े आदमी को आपके साथ दौड़ा दिया जाए, ऑब्वियसली आप जीत जाओगे। तो समाज में परिस्थितियां ही अलग अलग हैं लोगों की, और अगर हमेशा एक जैसा कानून बना देंगे तो वो कानून ही भेदभाव कर देगा, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं वो ज़्यादा लाभ उठा लेंगे, जो कमज़ोर हैं वो नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए इसका बचाव करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसका एक अच्छा उदाहरण है आरक्षण, कि समाज का जो कमज़ोर, पिछड़ा और वंचित वर्ग है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाए? आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि वह विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन कर रहा है। भाई प्रश्न बन गया ना? जैसे अगर साफ तौर पे कह दिया कि विधि के समक्ष समानता, अब मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार होने का क्या मतलब हुआ? कि उल्लंघन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अरे भाई, जब उल्लंघन नहीं हो सकता है तो फिर रिजर्वेशन कैसे दे रहे हो? तो सब लोग बराबर हो गए। महिलाओं को क्यों छुट्टी दे रहे हो प्रेगनेंसी में? सब लोग बराबर है, आए करे वो भी काम। लेकिन नहीं, अब परिस्थिति देखी गई कि बच्चा केवल महिला ही पैदा कर सकती है, तो उसको 3 महीने की छुट्टी अलाउ की गई। लंगड़े को लंगड़े के साथ ही डराया जाएगा। या आप देखते होंगे जो ये है, जो खेल कूद होती है, मान ली कुश्ती उस्ती होती है, तो उसमें वजन का क्राइटेरिया रखा जाता है कि नहीं? 35 से 38 किलोग्राम वर्ग, 60 से 65 केजी,
80 से 85 kg, 110 से 120 kg। अब मान लो 40 किलो वालों को अगर तुम 120 kg वाले से लड़ा दो, वो तो बस 120 kg वाला पकड़ लिया तो उसका कोई दांव काम ही नहीं करेगा। गलत कह रहे हैं। वो तो तकिया बना के बैठ जाएगा, उसका ले बेटा जा। वो तो कुश्ती लड़ने की जरूरत क्या है? समझ में आया? 14 समझ में आया कि नहीं? 12-13 समझ में आया? कोई ऐसा जगह जहां आप लोगों को ना समझ में आया हो, कोई डाउट? तो कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 14 खत्म करेंगे, 15, 16, 17, बड़ा लंबा है फंडामेंटल राइट। 19 तक कोशिश करेंगे, बहुत लंबे 14 ही देखो लंबा है, 13 लंबा था, 14 लंबा है, फिर 15, 16 भी लंबा है, 17, 18 हो जाएगा 5-5 मिनट में, 19 फिर लंबा आ जाएगा, 20, 21 फिर लंबा है, 22 लंबा है। इन सारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सामान्यतः संसद कोई भी काम कानून बना के करती है, ठीक है। संसद की जब परिभाषा देखोगी, सुनो, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अब कानून बनता कैसे है? किसी भी सदन में शुरू हुआ, मान लो लोक सदन में शुरू हुआ, वहाँ कानून जाएगा, बहस होगी, व्याख्या होगा, पास होगा। उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ बहस होगी, 3 राउंड बहस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रीडिंग, वहाँ पास होगा। दोनों जगह से पास हो गए, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति अपना साइन करेगा तो वो विधेयक बन जाएगा अधिनियम, यानी कि कानून बन गया। प्रक्रिया सामान्यतः ये है। अब मान लो कि देश में इलेक्शन हो रहा है या किसी वजह से पार्लियामेंट नहीं बैठी है और एकाएक कानून की जरूरत पड़ गई, क्योंकि संसद का तो काम ही है कानून बनाना। मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, उसी समय कानून की जरूरत है और संसद सत्र में नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, राष्ट्रपति जारी कर देगा, और राष्ट्रपति के जारी करते ही वो अपने आप में वो कानून हो जाएगा। लेकिन उसका टाइम पीरियड सिर्फ 6 महीने होता है, उसी को अध्यादेश कहते हैं। जैसे ही संसद बैठेगी दोबारा उसको पारित करेगी, तो अध्यादेश काम न रुके, इसलिए राष्ट्रपति के कानून बनाने की शक्ति को अध्यादेश जारी करना कहते हैं। हाँ, इमीडिएट। लेकिन 6 ही महीने के लिए किया गया ना। फिर जैसे ही लोकसभा राज्यसभा बैठेगी क्या होगा? उस कानून को एग्जामिन करेगी, पारित कर देगी, तो ऑर्डिनेंस एक्ट में बदल जाएगा। ये एक डिवाइस है कि काम न रुके, इसलिए। आ गई बात समझ में? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण समझ में आया? समानता क्या है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, समझ गए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं तो एक जैसे कानून क्या करेंगे? भेदभाव पैदा कर देंगे। मान लो जतिन को एक लंगड़े के साथ दौड़ा दिया जाए, अब जीत के दिखाओ, तो लंगड़ा कहाँ से बेचारा जीत पाएगा? एक पैर ही नहीं है उसका, शारीरिक रूप से असक्षम है। समाज में बहुत वर्ग है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। सामाजिक परिस्थितियां, समाज में ही कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया है पिछले 2-3 हजार सालों से। जनजाति हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जिनको मुख्य धारा में ले आना है, जिनका 1000-2000 साल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उनको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कहाँ गया जी? उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आरक्षण देना पड़ेगा। तो वो विधियों के समान संरक्षण हो गया। नकारात्मक सकारात्मक का, नकारात्मक है तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं।